नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट तो देते ही है, साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स भी लेकर आते हैं। लेकिन चलिए आज कमोडिटी मार्केट में सबसे बड़ी खबर का रुख सबसे पहले करेंगे। वो है सीडैक की कल एक अहम बैठक हुई, कमोडिटी डेरिवेटिव एडवाइजरी कमेटी की, जो सेबी अपॉइंटेड कमेटी है। उस बैठक का क्या कुछ सार था, क्या कुछ निकला? एफपीआईज की एंट्री को लेकर एक अहम बैठक थी वो। उस सीडैक के मेंबर और सीपीएआई कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट नरेंद्र वाधवा जी हमारे साथ है। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, कल कमोडिटी वायदा में एपीआई की एंट्री पर कल एक अहम बैठक थी। एपीआई की एंट्री का सबको इंतजार है, इस पर क्या चर्चा हुई, और अगर एंट्री होती है तो क्या सभी सेगमेंट के लिए मंजूरी मिल सकती है? वाधवा जी। एफपीआई के बारे में चर्चा हुई कल की मीटिंग्स में, और उसमें क्या कमियां हैं, उनको क्या स्टॉप कर रहा है मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए, ये भी बात की गई। तो उसी मुद्दे में, उसी तर्ज पे ये हुआ कि अभी जो 2018 के अंदर अलाउ करा था एफपीआईज को कि उनका जितना फिजिकल एक्सपोजर है इंडियन मार्केट में, वो ये डेरिवेटिव मार्केट में हेज कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो एफपीआईज हैं उन्होंने ज्यादा इंथुजियाज्म नहीं दिखाया, ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करा। तो वो जो कर्ब्स हैं, जो रिस्ट्रिक्शन है, उसको हटाने के बारे में चर्चा हुई कल की मीटिंग के अंदर। और ऐसा मत बना सबका कि भाई ये रिस्ट्रिक्शन हटा देने चाहिए और एफपीआईज को अलाउ करना चाहिए सारी कमोडिटी में, ना सिर्फ बेस मेटल में, प्रीशियस मेटल में, बल्कि एग्री में भी। जहां पर एग्री प्रोडक्ट सेंसिटिव नहीं है तो उनको मत था मेंबर्स का कि उनको अलाउ किया जाए इस मार्केट के अंदर। ओके, यानी पहले उम्मीद थी कि शुरुआती दौर में सिर्फ नॉन एग्री कमोडिटी, खास करके प्रेशियस मेटल और बेस मेटल्स पर में ही एफपीआईज की एंट्री की इजाजत मिलेगी। लेकिन अब वाधवा जी बता रहे हैं कि दोनों ही सेगमेंट में एग्री भी साथ में ही एंट्री की इजाजत मिल सकती है। सर, एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ, अगर एफपीआई की एंट्री होती है तो कब तक फैसले की उम्मीद है? कब तक से भी इस पर अंतिम फैसला ले सकता है? देखिए, इसके अंदर ये एडवाइजरी कमेटी है, ये अपना सजेशन देती है, अपनी रिकमेंडेशन देती है। और नॉर्मल प्रोसेस ये होता है कि अगर ये चेयरमैन साहब और या सारे इसको अप्रूव करें तो ये बोर्ड मीटिंग में जाता है सेबी की, और वहां पर ये फाइनल डिसीजन किया जाता है। तो वो कब नेक्स्ट मीटिंग में जाएगा, बोर्ड मीटिंग में, वो देखने की जरूरत है। पर लगता है कि ये जल्दी आ जाएगा, जल्द फैसले की उम्मीद है, और ये अंतिम फैसला सेबी के हाथ में है। जब वो बोर्ड इस पे बैठक करेगा, बोर्ड में इस बात पर मुहर लग सकती है। चलिए सर, एक और सवाल, हाल में जिस तरह से चना और सरसों वायदा बैन किए गए थे, इस पर काफी सवाल भी उठे थे। हम लगातार इस मुद्दे को उठा भी रहे थे, कई पीओज ने भी सवाल खड़े किए थे, क्योंकि ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट जिस तरह से का फायदा किसान उठा रहे थे, ऑप्शंस भी बंद कर गया, फ्यूचर्स तो बैन हुआ ही। तो क्या ये इस मुद्दे पर एनसीडीएक्स की तरफ से प्रेजेंटेशन होना था? इस पर क्या कुछ फैसला हुआ और किस तरह की चर्चा हुई? आगे क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या आगे से अगर कोई भी वायदा बैन किया जाता है तो क्या उसका एसओपी होगा, क्या प्रोसीजर होगा? देखिए, डेवलपमेंट की बात हो रही है मार्केट्स में, तो हमेशा यही बोला गया कि कोई भी नए कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं तो हमारे को नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने हैं। कल भी डिस्कशन हुआ कि क्या नए कॉन्ट्रैक्ट्स हम ला सकते हैं इस मार्केट में। जो कि विड्रॉल हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट्स का, इसके बारे में चर्चा हुई। सबने एज ए पार्टिसिपेंट हमने अपना व्यू रखा इस बात के ऊपर। और प्रेजेंटेशन था एक्सचेंजेस का कि भाई इसको एब्रप्टली हटाना नहीं चाहिए था, और इसके अंदर जो मुद्दे हैं, जो इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन आपको रखनी है, वो आप रख सकते हैं। और अगर आपको ऐसा सिचुएशन होती है जबकि विड्रॉल होना ही होना है, तो इसका ऑर्डरली फैशन में होना चाहिए। एसओपीज बनाने चाहिए कि जिससे पार्टिसिपेंट को पहले पता लगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट विड्रॉ होगा, और वो ऑर्डरली फैशन में अपनी पोजीशंस को कम कर सके। बिल्कुल सही बात। अगर जब भी आप कोई भी वायदा बैन किए जाते हैं तो इस पर सभी पार्टिसिपेंट्स की राय लेनी चाहिए, और अगर एक वक्त मिलना चाहिए ताकि वो अपने पोजीशन को उस हिसाब से वो सेट ऑफ कर सके। सर, एक और सवाल, गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज के नियम को लेकर भी चर्चा होनी थी, साथ ही ऑप्शंस में भी क्या एटीएम वगैरह को लेकर क्या नए नियम आने थे, इस पर कुछ चर्चा हुई क्या कल की बैठक में? देखिए, ये एजेंडा में ये भी कई आइटम थे, उसके अंदर
ये वाला था अभी, लेकिन उसमें ज्यादा बड़ी डिस्कशन नहीं हुई, ज्यादा एफपीआईज और ये जो विड्रॉल है उसके ऊपर बात हुई थी। और तीसरी थी कि ऑप्शंस जो है उसकी एक्सरसाइज ऑटोमेटिक कैसे हो, आईटीएम और सीटीएम ऑप्शंस जो होती हैं, ये वाले मेन मुद्दे थे। अभी गोल्ड के ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं हुई इसके अंदर। वाधवा जी सर, आपसे आखिरी सवाल होगा। सवाल ये है कि एफपीआई की एंट्री की तैयारी तो चल रही है, पूरे बोर्ड बैठक का इंतजार है। एफपीआई की एंट्री की मंजूरी के बाद कोई क्या सीमा लगाई जा सकती है? क्या इस पे कोई एक लिमिट होगी कि एफपीआई का हैंड तो काफ़ी बड़ा है और अगर वो आते हैं तो मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल भी होगा, तो एक्सपोजर को लेकर कोई नियम होगा, कोई एक लिमिटेशन तो जरूर होगी? लिमिटेशन के साथ होंगे। देखिए, जैसे एफपीआईज हैं, इनकी काफी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होती है, और ये अप्रीहेंशन हमेशा रही है डिस्कशन के अंदर कि जब भी वो एंट्री करेंगे या विड्रॉ करेंगे तो हमारा प्राइस की डिस्टॉर्शन जो है होने के चांसेस हैं। तो हमारे को लिमिटेड वे में उनको पार्टिसिपेट कराना है। जैसे मार्केट वाइड लिमिट होती है हमारा इक्विटी के अंदर, फ्यूचर्स के अंदर, उसी तरह से एक्सचेंजेस इन कंसल्टेशन विद रेगुलेटर कोई ये नियम बनाएंगी कि उनको कितना एक्सपोजर दिया जाए। तो इस फॉर्म में आएगा, रिस्ट्रिक्शन, थोड़ी रिस्ट्रिक्शन के साथ आएगा कि कितना एक्सपोजर वो मार्केट में ले सकते हैं। ओके, यानी थोड़े रिस्ट्रिक्शंस के साथ ही, कुछ पाबंदियों के साथ, कुछ लिमिटेशंस के साथ एफपीआई की एंट्री को मंजूरी मिलेगी। शुक्रिया वाधवा जी, आपने एक अहम दिन, आपने वक्त निकाला और सारी जानकारी दी कि सीडैक की बैठक में क्या कुछ हुआ और आगे क्या किस तरह से कदम से भी उठा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और वायदा बाजार की ओर नजर डालें, लेकिन उससे पहले तपन और जिगर भी हमारे साथ है। एचडीएफसी सिक्योरिटी से तपन पटेल हैं और जिगर त्रिवेदी है आनंद राठी से। तपन, आप बताइए, एक लेमन की तरह मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं, अगर एफपीआईज की अगर एंट्री होती है तो क्या लग रहा है, हम इक्विटी से अगर तुलना करें तो अलग अलग कंपनीज है, अगर वो यहाँ पर अगर कंपनीज में पैसे लगाते हैं तो एक कंपनी में ग्रोथ देखते हैं, लेकिन बहुत सारे सेगमेंट कमोडिटी मार्केट में ऐसे जो ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में हैं, तो वो वहां पर क्यों पैसा नहीं लगाएंगे जो यहां आकर पैसे लगाएंगे? गोल्ड सिल्वर की बात हो, क्रूड हो, मेटल हो, एनर्जी का कोई भी पैक हो, तो और एग्री के भी बहुत सारे इंटरनेशनल कमोडिटी है, तो ऑलरेडी वहां पे वो ट्रेड कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि इंडियन गोल्ड में उन्हें बहुत ज्यादा ग्रोथ दिख रहा है या मेटल में। तो इस पर आपका टेक क्या होगा? जी बिल्कुल, एफपीआई की जो बातें चल रही है तो बहुत ही अच्छी खबर है कमोडिटी मार्केट के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा फायदा यहाँ पे एग्री कमोडिटीज को हो सकता है, जो जिसका प्रभुत्व है इंडियन मार्केट्स में। फॉर एग्जाम्पल स्पाइसेस देखें तो वहाँ पे शायद बड़ा फायदा हो सकता है। नॉन एग्रो कमोडिटीज की बात करें तो मुझे लग रहा है कि हेजिंग और जो स्प्रेड ट्रेडिंग जो है उसका फायदा एफपीआई जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट और डोमेस्टिक में जो स्प्रेड का डिफरेंस रहता है तो उसका फायदा यहाँ पे मिल सकता है। और पर्टिकुलरली हेजिंग के लिए भी ये जो इंडियन कमोडिटी फ्यूचर्स जो है उसको यूज किया जा सकता है। मुझे लग रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसा आपने बताया कि शायद वो एक ड्रॉबैक रह सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ट्रेडिंग और हेजिंग के लिए सबसे बड़ा फायदा जो वॉल्यूम और लिक्विडिटी के तरफ से देखे तो एक एडवांटेज यहाँ पे इंडियन मार्केट्स को मिल सकता है। जिगर, आपका टेक क्या होगा? क्या वॉल्यूम जनरेट करने में एपीआईज के जरिए कामयाब एक्सचेंजेज हो पाएंगे? आपको क्या लगता है? गुड मॉर्निंग। सी, चाहे वो गोल्ड एक्सचेंज, गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज हो या तो फिर एफपीआई की एंट्री हो, आई थिंक इट इज़ अ विन विन फॉर द एक्सचेंज एंड ट्रेडर्स एंड एट द एंड कस्टमर्स ऑल्सो। यस, प्राइस डिस्कवरी इजी रहेगी, नए प्लेयर्स मार्केट में आएंगे, वॉल्यूम जनरेशन ज़्यादा होगा, वी ऑल होप फॉर द बेस्ट। एंड शायद आगे जाके जो भी मार्केट होगा, ये सी कमोडिटी मार्केट ओपन होना काफ़ी ज़रूरी है, नए प्लेयर्स का आना बहुत ज़रूरी है। सो जो भी स्टेप्स एज एन एक्सचेंज या तो फिर एज अ रेगुलेटर लिए जा रहे हैं या लेने वाले हैं, इट्स गोइंग टू बी पॉजिटिव फॉर द ओवरऑल मार्केट ओनली। यानी ओवरऑल पॉजिटिव होगा, बहुत ज़्यादा फायदा ना हो तो कम से कम कुछ वॉल्यूम तो कुछ फायदा तो यहाँ पर ज़रूर दिखेगा, हालांकि इसमें वक्त भी लगता है, धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी। चलिए अब वायदा बाजार का रुख कर लेते हैं। गोल्ड और सिल्वर में आज अच्छी तेज़ी दिख रही है। तपन, गोल्ड और सिल्वर में अगर किसी एक में ट्रेड करना हो तो आप क्या सलाह देंगे आज के लिए? जी, गोल्ड और सिल्वर दोनों की अगर हम मूवमेंट देखें तो आई थिंक गोल्ड में अभी भी फर्म ट्रेडिंग रेंज जो बनाए रखे है 1860 के ऊपर जो ट्रेडिंग है जो मेंटेन है। डॉलर इंडेक्स में भी रैली है, यूएस के बॉन्ड इसमें भी तेजी, उसके बावजूद गोल्ड जो है अपनी पकड़ बनाए हुए है। तो जो ग्लोबल इन्फ्लेशन वरीज है उसके कारण काफी सपोर्ट यहाँ पे गोल्ड को मिल रहा है और मुझे लग रहा है कि गोल्ड में बाय एंड डिप्स का व्यू कंटिन्यू रखना चाहिए। 49,350 से 300 के लेवल में गोल्ड में बाय कर सकते हैं। 49,200 का स्टॉक के टारगेट ऊपर है, 49,700 का रहेगा।
49 जो 700 जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसको अगर ब्रेक किया तो 50,200 का लेवल हम गोल्ड में देख सकते हैं। वहीं पे कॉमेक्स में भी 1870 का लेवल है, वो अगर ब्रेक किया तो मुझे लग रहा है कि 1890 से 1920 की रेंज जो है वापस से हम अटेंड करते हुए देख सकते हैं। तो गोल्ड में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय यहाँ पे देना चाहूंगा। सिल्वर को बेस में का फायदा रह सकता है। नो डाउट यूएस चाइना की जो मीटिंग हो रही है टॉक्स हुए, तो उसका एक वॉलेटाइल मूवमेंट रह सकता है, लेकिन फिर सिल्वर में भी मुझे लग रहा है कि 66,500 की सपोर्ट रेंज है, तो वहां से बाय कर सकते हैं। ऊपर में 69,200 का टारगेट रहेगा और डाउनसाइड सपोर्ट जो है 66,200 का रह सकता है। तो मुझे लगता है दोनों में जो है वो फर्म ट्रेडिंग के साथ व्यू मेरा आज के निकले रहेगा। यानी दोनों में ही खरीदारी की सलाह है। गोल्ड और सिल्वर दोनों ही। गोल्ड का टारगेट 49,700 रुपये का है। जिगर, आपको भी लगता है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों ही खरीद कर जाना चाहिए आज के लिए? जी बिल्कुल विश्व मोहन, मुझे लग रहा है गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में आज का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। एंड आई थिंक गोल्ड डिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 49,400 के आसपास मिलता है। वन शुड गो लॉन्ग। 49,300 का स्टॉप लॉस लगे 49,600 के लिए यहाँ पे लॉन्ग किया जा सकता है। हालांकि अगर इन्वेस्टमेंट डिमांड देखें तो इतना कोई एनकरेजिंग नंबर नहीं आ रहा, लेकिन इन्फ्लेशन कंसर्न्स है एंड यूएस एंड चाइना के बीच में जो भी अभी ट्रेड टॉक्स चालू होने वाले हैं, या इट इज़ एक्सपेक्टेड देयर विल बी अनसर्टेनिटी अलोंग विद द टॉक्स बिटवीन यूएस एंड जापान ऑल्सो। सो ओवरऑल मुझे लग रहा है गोल्ड एंड सिल्वर के लिए सेंटीमेंट यहाँ पॉजिटिव है। इंडिया की अगर मैं बात करूँ, रिटेल बाइंग तो अभी अभी शुरू हुआ है। शादी का माहौल अभी चालू हो रहा है, तो फिर आई थिंक मुझे लग रहा है गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड मुझे लग रहा है 51,000 बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। सिल्वर की अगर मैं बात करूं फॉर इंट्राडे 66,900 के ऊपर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट चलता है, तो एक बार इनिशिएट किया जा सकता है, लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है। 66,700 स्टॉप लॉस, 67,300 टारगेट लेके यहाँ चल सकते हैं। ओवरऑल मोमेंटम गोल्ड एंड सिल्वर के लिए अभी भी पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव मोमेंटम है। दोनों में ही खरीदारी की राय दोनों ही जानकारों की तरफ से आ रही है। जिगर का टारगेट है 49,600 का, गोल्ड का 49,700 रुपये का तपन का टारगेट था, और चांदी का जिगर का टारगेट है 67,300 का। चलिए बात कर लेते हैं कच्चे तेल की, जहां आज तेजी दिख रही है, आधे से 1% तक की मजबूती है। तपन, क्या लग रहा है कच्चे तेल में आज? जी, पिछले वीक की गिरावट के बाद क्रूड ऑयल में मोमेंटम वापस से कंटिन्यू हो रहा है। एक तो जो है कि यूएस का प्रोडक्शन धीरे-धीरे लाइन पे आ रहा है, दूसरा इन्वेंटरीज लेवल जो है वो टाइट हो रहा है। तो और डिमांड जो है वो धीरे-धीरे पीक होगी। गैसोलीन की डिमांड जो है प्रोडक्ट इन्वेंटरीज की, तो वहाँ पे भी हम टाइटनेस देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है क्रूड ऑयल वापस से अपनी जो बुलिशनेस है वो कंटिन्यू रह सकता है। 82 के ऊपर प्राइस अगर चलता है तो वापस से 84-85 के लेवल आ सकता है। और जो यूएस चाइना के जो टॉक्स हो रहे हैं, इसका भी एक सपोर्टिव फैक्टर यहाँ पे मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि 6,030 के लेवल से क्रूड ऑयल में बाय कर सकते हैं। टारगेट ऊपर में 6,150 का रखें और स्टॉप लॉस जो है वो 5,980 का रख के क्रूड ऑयल में बाय करने की मैं यहाँ पे राय देना चाहूंगा। ओके, यानी क्रूड खरीदने की सलाह है। 6,130 के टारगेट हैं आज के लिए तपन के। जिगर, आप भी क्रूड में बाइंग की ही सलाह देंगे? जी बिल्कुल विश्व मोहन, $80 से जो सपोर्ट मिला है WTI ऑयल को, मुझे लग रहा है कि आगे जाके सेंटीमेंट पॉजिटिव रहेगा। फाइन, बिकॉज ऑफ दी हायर इन्फ्लेशन यूएस पे प्रेशर है कि अपने SPR रिलीज करे। बट आज ही रशिया के एनर्जी मिनिस्टर ने ओपेक के सहमति में एक एग्रीमेंट में एक स्टेटमेंट ये जाहिर रिलीज़ किया है कि जो प्रोडक्शन इंक्रीज करने की उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई है, दैट इज़ एप्ट एंड अप्रोप्रिएट फॉर द मार्केट एज ऑफ नाउ, जिसकी वजह से हमने देखा है कि मार्केट में अभी इतना कोई नेगेटिव मोमेंटम नहीं आया है। 80 के नीचे प्राइसेस नहीं जा रहे हैं। बट आई एम रिपीटिंग, यस, यूएस के ऊपर अभी भी अपने SPR रिलीज करने का प्रेशर है। बट आई थिंक ओवरऑल इंट्राडे के लिए मोमेंटम पॉजिटिव है। वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 6050 नवंबर कॉन्ट्रैक्ट, 6,000 का स्टॉप लॉस लेके 6150 के लिए यहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है। ओके, 6150, 6150 रुपये के टारगेट के लिए आप कच्चा तेल खरीद सकते हैं। जिगर, बेस मेटल्स में कोई टॉप पिक आज के लिए? अगर 2 काउंटर चुनना हो तो क्या चुनेंगे बेस मेटल्स में? बेस मेटल्स में ऑल्दो आज ये ट्रेंड थोड़ा फ्लैटिश टू नेगेटिव है, बट यूएस और चाइना के बीच में जो वर्चुअल टॉक इनिशिएट हो रहा है, यूएस एंड जापान के साथ ट्रेड टॉक्स रिलीज स्टार्ट होने वाले हैं। सो ओवरऑल सेंटीमेंट यहाँ पे पॉजिटिव है। एंड कॉपर एंड निकल अगर ये एक लेवल के ऊपर आ जाता है, कॉपर नवंबर कॉन्ट्रैक्ट अगर 747 के ऊपर आएगा, देन ओनली आई एम कंफर्टेबल गोइंग लॉन्ग। 738 स्टॉप लॉस, 747 टारगेट। निकल नवंबर अगर 1516 1515 के ऊपर अगर चलता है, देन 1511 के स्टॉप लॉस के साथ 1525 के लिए यहाँ पे एक बार लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है। ओके, यानी आज के लिए कॉपर और निकल 2 खरीदारी की सलाह जिगर की तरफ से है। निकल का टारगेट है 1525 रुपये का, 1511 का स्टॉप लॉस लगाना है, एंट्री लेवल है 1516 का। कॉपर 741 पे खरीदारी की सलाह है,
टारगेट है 747 रुपए का, 738 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। तपन, आपकी तरफ से अगर बेस मेटल्स में कोई चुनना हो, एक कोई काउंटर बताइए जिसमें आज दाव लगाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से कॉपर एक स्ट्रॉन्ग कंटेनर है बेस मेटल्स कॉम्प्लेक्स में, जो अगर चूज करना हो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है उसके, और साथ ही साथ यूएस चाइना की टॉक्स जो है उसका डेफिनेटली फायदा मिलेगा। कॉपर के साथ साथ निकल और एल्यूमिनियम पे भी हम नजर रख सकते हैं, लेकिन कॉपर के में ट्रेडिंग के लिए मैं यहाँ पे बेचूंगा। 740 के ऊपर अगर प्राइस चलते हैं तो वहां से बाय करें। 747 का टारगेट, 736 का स्टॉप लॉस के कॉपर में 740 के ऊपर मैं बाय देना चाहूंगा। ओके तपन, करेंसी पे आपका क्या नजरिया है? करेंसी में क्या लग रहा है आगे? करेंसी में पिछले वीक की अगर मूव देखें तो काफी रेंज बाउंड ट्रेडिंग रही थी। नीचे में 74 का सपोर्ट लेके प्राइस में रिबाउंड आया था, और ऊपर में 74.70 में स्पॉट यूएसडी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो 74.70 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो ये दायरे में प्राइस ट्रेड करे, लेकिन स्ट्रॉन्गर डॉलर है तो उसके कारण प्राइस को अभी यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेडिंग मिल रही है। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए अभी भी ये फॉर्म ट्रेडिंग जो कंटिन्यू रह सकती है यूएसडी में। मुझे लग रहा है कि 74.75 के ऊपर ब्रेकआउट अगर आता है तो ही प्राइस में अपसाइड देख सकते हैं, अदरवाइज वापिस से जो डाउन साइड जो है वो रिज्यूम कर सकते हैं पैर। ओके तो ये भी हुए करेंसी पे। चलिए अब एग्री मार्केट की चाल पे नजर डाल लेते हैं। जिगर, अगर एग्री मार्केट में एडिबल ऑयल काउंटर पे अगर कोई कुछ चुनना हो तो क्या आपको क्रूड पाम तेल या सोया तेल कुछ पसंद आ रहा है आज के लिए? जी बिल्कुल। अगर खरीदारी करनी है तो सीपीओ M6 सीपीओ है या NCDX सोया रिफाइंड में खरीदारी की जा सकती है। सीपीओ नवंबर कॉन्ट्रैक्ट 1110 के पास आए, वन कैन गो लॉन्ग। 1105 का स्टॉप लॉस, 1120 के टारगेट के लिए। और रिफाइंड सोया ऑयल दिसंबर NCDX 1207 1208 करंट लेवल पे ही एक बार खरीदारी की जा सकती है। 1204 1202 के स्टॉप लॉस के साथ 1215 1220 के लेवल्स के लिए यहाँ पे भी इनिशिएट किया जा सकता है, लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है। ओके यानी एडिबल ऑयल में दो काउंटर्स है। क्रूड पाम तेल 1110 रुपये पे आप खरीद कर जा सकते हैं, 1120 रुपये का टारगेट है, 1105 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना है। सोया तेल भी खरीद सकते हैं, दिसंबर वायदा 1207 रुपये में, टारगेट है 1215 रुपये का, और 1202 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके अलावा एक और काउंटर ग्वार सीड और ग्वारगम को लेकर जिगर क्या राय देंगे? काफ़ी वॉलेटाइल काउंटर है, क्या ट्रेड कुछ बन रहा है ग्वार सीड या ग्वारगम, दोनों में से कहीं भी? विश्वमन काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट है ये। गुआरगम गुआरसीड, यस। गुआरसीड अगर ये 6300 के नीचे जाता है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट तो फिर यहाँ पे बिकवाली बढ़ सकती है। 6350 के स्टॉप लॉस के साथ 6200 के लिए यहाँ पे हम बिकवाली करने का रिकमेंडेशन दे रहे हैं। गुआरगम दिसंबर अभी चल रहा है कुछ 70-75 पॉइंट्स प्लस, बट मुझे लग रहा है अगर 11,750 के नीचे अगर ये ट्रेड करेगा, तकरीबन यहाँ से 70-80 पॉइंट नीचे, तो 11,750 के आसपास इसमें एक बार बिकवाली का प्रेशर बढ़ेगा। 11,500 के लिए यहाँ बिकवाली कर सकते हैं, 11,900 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके इसके अलावा कॉटन में हालांकि आज रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिल रहा है, लेकिन चीन लगातार सप्लाई बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और कॉटन की फिर नए दौर की बिक्री वहाँ पर शुरू होने वाली है। तो जिगर क्या लग रहा है कॉटन पे, इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक दोनों एंगल से बताइए कि क्या लग रहा है आगे कॉटन में? कॉटन नवंबर कॉन्ट्रैक्ट 31,910 पे ट्रेड कर रहा है, और हालांकि हल्की सी इसमें एक तेजी है, आज 150 पॉइंट से पॉजिटिव है कॉटन। आई थिंक अगर ये 31,800 के लेवल्स को यहाँ पर सस्टेन कर लेता है तो एंड विल सी फर्दर रैली अप टू 32,100 इन कॉटन नवंबर। मुझे लग रहा है 31,700 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे एक बार खरीदारी की जा सकती है। इंटरनेशनल मार्केट की अगर मैं बात करूँ 22 मार्च वायदा भी पॉजिटिव अंडरटोन के साथ ही ट्रेड कर रहा है, तो अगर सेंटीमेंट इंटरनेशनल मार्केट में पॉजिटिव रहेगा देन वी मे सी फर्दर रैली इन MCX कॉटन एंड 32,300-400 के लेवल्स देखने को जल्दी से मिल सकते हैं। ओके इसके अलावा अगर स्पाइसेस की अगर बात करें तो हल्दी को लेकर खबर ये आ रही कि तेलंगाना में एक्रेजेस कम हुए हैं, रकबा कम है और बेमौसम बारिश से भी यहाँ पर नुकसान हुआ है फसलों को, तो हल्दी की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही एक्सपोर्ट मांग तो लगातार बन ही रहे हैं, तो क्या लग रहा है हल्दी में, आपको क्या लग रहा है हल्दी को लेकर कुछ व्यू है आपका? टर्मरिक दिसंबर मुझे लग रहा है जो 7500 के आसपास चल रहा है, जैसा कि आपने जो भी यहाँ रीजंस दिए हैं जिसकी वजह से अंडरटोन पॉजिटिव है, और मुझे लग रहा है 7200 यहाँ पे ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल है। वन कैन गो लॉन्ग अराउंड माइनर डीप ऑफ 7400 के आसपास एक बार इनिशिएट किया जा सकता है लॉन्ग। 73 या 7250 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ 7400 पे एक बार लॉन्ग इनिशिएट कीजिए, एंड ये थोड़ा पोजिशनल कॉल रहेगा। 76-7700 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं।
ओके, इसके अलावा कोरिएंडर की अगर बात करें तो इसको लेकर भी सपोर्टिव ही खबर है। एमपी और राजस्थान में धनिया की जो बुआई है वो काफ़ी धीमी है और साथ ही इसकी जो स्टॉक है वो भी कम है, तो क्या ये सपोर्टिव फैक्टर है कोरिएंडर में? आपको लग रहा है कि आगे तेज़ी आएगी? जी बिल्कुल, दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी फ्लैट है यहाँ पे 8550 के आसपास। वन कैन गो लॉन्ग अराउंड करंट लेवल से 8550, 8350 ₹200 का स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे एक बार खरीदारी की जा सकती है। एंड आई थिंक 2 या 3 दिनों में हमें यहाँ पे 86 या 8800 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये कुछ कॉल्स थे एग्री मार्केट को लेकर। नॉन एग्री में तो हमने पहले ही बात कर ली है। शुक्रिया जिगर आपका, तपन आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और बेहतरीन राय भी दी दर्शकों को।